बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है, क्योंकि पहले जो रास्ता निकलने का बचा हुआ था, भागने का जो बचा हुआ था, अब सब जगह पाबंदी है। उत्तर प्रदेश में बाबा बैठे हैं, पश्चिम बंगाल में दादा बैठे हुए हैं और बिहार में खुद सम्राट बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी की यह चेतावनी है कि या तो अब एक ही रास्ता बच रहा है, या तो नेपाल भाग जाओ, नहीं तो शमशान का रास्ता तो खुला है। अब ये जो चेतावनी है, इसको सियासी मायने से समझा जाए, या फिर ये चेतावनी वाकई जमीन पर उतरने वाली चेतावनी है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार पुलिस को पूरी जो खुली छूट दी गई है, कहा गया है कि भैया आप तो गोली का जवाब गोली से दीजिए, चाहे एनकाउंटर करना पड़े, हाफ एनकाउंटर करना पड़े, अपराधी बचना नहीं चाहिए। तो इस चेतावनी के बाद से अपराधियों में हड़कंप का माहौल तो है, लेकिन क्या ये चेतावनी वाकई जो एनकाउंटर पे सवाल उठते रहे हैं, हाफ एनकाउंटर पर सवाल उठते रहे हैं, उसको लेकर के आगे और बहस तेज करेगा ये चेतावनी, या फिर आगे क्या चीजें होने वाली है? क्या ये सम्राट चौधरी की सियासी मजबूरी है, या फिर वाकई बिहार में कानून व्यवस्था सुधरने वाला है? सब पर बात करेंगे आज की इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और हमारे साथ जुड़ गए हैं वाईबीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर दीपक गौड़ जी। स्वागत है आपका जी। धन्यवाद सुरजीत जी। तो सम्राट चौधरी ने जो चेतावनी दी है और साफ तौर से कहा है कि भाई अब तो नाकेबंदी पूरी है। पहले पश्चिम बंगाल से घुसपैठ होता था, पहले यहाँ के अपराधी पश्चिम बंगाल भाग जाते थे, लेकिन अब वहां भी पाबंदी हो गई और पहले से उत्तर प्रदेश में बाबा तो बैठे हुए हैं, और अब सम्राट के आने के बाद से बिहार में भी अपराधियों की खैर नहीं है। तो क्या इस ये जो चेतावनी दी है उसको क्या समझा जाए? जी सुरजीत जी, बिल्कुल। देखिए, उत्साहजनक एक टिप्पणी है मुख्यमंत्री की। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि एक तरफ दादा बैठे हैं, एक तरफ बाबा बैठे हैं और बिहार में तो हम हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि एक पुरानी रिपोर्ट का अगर मैं अभी जिक्र करूं तो 2024 की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये था कि बिहार में अपराध करके अमूमन सबसे ज्यादा जो अपराधी शरण लेने के लिए दूसरी जगह भागता था, उसमें पहली श्रेणी में आता था नेपाल का तराई वाला इलाका। तो उसमें काठमांडू हो गया और बीरगंज जैसी दो जगह हो गई। इसके अलावा वो पश्चिम बंगाल जाता था, जो बॉर्डर के इलाकों में छिपता था। साथ में वो यूपी जाता था। इसके साथ साथ वो दिल्ली की ओर भी रुख करता था। तो ये वो जगह थी जहां वो अमूमन अपराध करके भागता था, शरण लेता था, या जहां अपना आगे का जीवन यापन करता था। लेकिन एक तरह से सम्राट चौधरी ने ये कहकर कि देखिए, एक तरफ बाबा है और एक तरफ दादा है, और यहां हमें तो आपका बचना मुश्किल है, बेहतर है आप नेपाल ही भाग जाए। लेकिन ये जो इनका बयान है उत्साहजनक जरूर है, क्योंकि एक देखिए हाल की जो घटना हुई थी, ये इंस्टीट्यूट वाली जो घटना हुई थी, खानसर वाली जो घटना हुई थी, उसमें रोचानंद के भाई जो है वो भागकर नेपाली गए थे, क्योंकि वो भी पुलिस से फरारी थे, वो भी नेपाली गए थे। लेकिन उनका आया क्या? ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है। प्रशासन सरकार इस तरह की बातें करती हैं, दम दिखाती हैं, अपना प्रेशर दिखाती है कि देखिए अब हम कितना मजबूत हो रहे हैं, हमारी सीमाएं कितनी मजबूत हो रही है, और ये होती भी नजर भी आ रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारा केंद्र का भी हस्तक्षेप है। तो बॉर्डर का जो इलाका है वो मजबूत होता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन मैं आज की बहस को थोड़ा सा और मोल्ड करना चाहूंगा। सम्राट चौधरी जहां ये स्टेटमेंट देते हैं, उसके साथ साथ उन्हें आज या कल जो उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है, साथ साथ उन्हें जो भोजपुर में जो कांड हुआ है, जो भारत भूषण तिवारी की जो एनकाउंटर हुआ है, एक ऐसा छात्र जो मानसिक रूप से जिसे बीमार बताया जा रहा था, जिसे पुलिस खुद बीमार बता रही थी, और जो सिस्टम और सरकार की कई फेलियर से जिसका गुस्सा पनपा हुआ था, वो लगातार अपना फेसबुक लाइव करता है। फेसबुक लाइव में लगातार वो ये बात कहता है कि भाई हमारे यहाँ जो बाढ़ से आपदा आती है, मैं उसके लिए लगातार शिकायत कर रहा हूँ, मिट्टी का कटान होता है, उससे गांव में बहुत नुकसान होता है, कोई उसकी सुनवाई नहीं कर रहा था। और वो जब सुनवाई नहीं कर रहा है तो वो लगातार फिर उग्र मोड में आता है। वो हालांकि वो पढ़ा लिखा लड़का था, ग्रेजुएट लड़का था, बीएससी करा हुआ लड़का था। वो लड़का जब सरकार से, सिस्टम से अपनी मांगे करता है और उसकी कहीं किसी भी जगह पर सुनवाई नहीं होती है, तो अंततोगत वो क्या करता है? उसे कहीं से हथियार मिलता है,
और वो अब अपनी बात हथियार के दम पे कहना शुरू कर देता है। देखिए, एनकाउंटर में वो पुलिस को उस हथियार के बल पर थोड़ा सा डराता भी है, अपनी सारी बातें कहता है, फेसबुक लाइव करता है, 5 फेसबुक लाइव करता है, और जो बात वो कह नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था, वो सबको पता चल गई। लेकिन क्या ये तंत्र सही है? सम्राट चौधरी आज जो बयान दे रहे हैं, वो बयान ठीक है, उन संगठित अपराध के जो रहनुमा है उनके लिए अच्छा है। जो माफिया है, जो बालू माफिया है, जो गैंगस्टर है, जो आपराधिक श्रेणी में आते हैं, जो संगठित अपराध जिसमें काउंट होता है, लेकिन सम्राट चौधरी क्या ये भूल जाते हैं कि सिस्टम की नाराजगी से, सरकार के फेलियर से एक आदमी जब नाराज होता है और उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, और जब वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करता और उस आवेग में आके जो कई बार आदमी अपराध करता है, उसको कैसे कम किया जाए। आज सम्राट चौधरी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ठीक है हम संगठित अपराध, वो किस अपराध की बात कर रहे हैं और किस एनकाउंटर की बात और किनको मारने की बात कर रहे हैं? क्या क्या बिहार के पुलिस प्रशासन का जो टारगेट होना चाहिए था वो अपने लोगों की सिक्योरिटी होना चाहिए या अपने लोगों के बीच भय होना चाहिए? पुलिस किस चीज के लिए होती है? सुरक्षा देने के लिए होती है या लोगों में भय पैदा करने? देखिए, आज सुबह से आरा के उस पूरे इलाके में जो है, जो उनका गांव था, वहां जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस ने भारी लाठीचार्ज भी किया सुबह के टाइम पे। उनकी मांग क्या थी? परिजन क्या कह रहे हैं? परिजन कह रहे हैं वो तो इलाके की आवाज उठा रहा था। हाँ, हमारा लड़का कुछ चीजों को लेके एग्रेसिव हो गया था, उसकी वो गलती भी मान रहे हैं। वो उन चीजों को भी मान रहे हैं कि उसके पास जो हथियार है उन्होंने लहराया वो गलत है। लेकिन क्या पुलिस प्रशासन का उसे जिस तरह से हैंडल किया गया, उसको 4 गोली मारी गई तब जब वो सरेंडर कर रहा था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे सबूत साक्ष्य जो है वो सारे सोशल मीडिया पर है। पुलिस के ही कई लोग इस बात को मान रहे हैं कि उसने तो हमारी तरफ पिस्टल फेंक दी थी। फिर एसपी क्यों कहते हैं कि आत्मरक्षा में 4 गोलियां चलाई गई? तो मेरा ओवरऑल लबोलुबाव ये कहना है कि ठीक है, आप अपने बॉर्डर सील कर लेंगे, बॉर्डर सिक्योर कर लेंगे, आप उन अपराधियों को कर लेंगे, लेकिन सिस्टम के लिए वो तंत्र कब बनेगा? वो तंत्र कब बनेगा जब एक आम आदमी सरकार के और सिस्टम के फेलियर से अपराध की राह में ना जाए। वो कोई आपराधिक लड़का नहीं था, उसकी कोई पृष्ठभूमि आपराधिक नहीं थी, लेकिन वो आज क्या बन गया? उसे जो मारा गया एनकाउंटर में मारा गया। एनकाउंटर में 1 गोली लग सकती थी, उसे कहा जा रहा है कि उसे 4 गोलियां मारी गई। उसके पांव में और उसकी थाइज में गोली लगी थी। उसे जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां उसकी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन ये क्या है? क्या इस तरह से आप अपना बिहार चलाएंगे? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं सम्राट चौधरी जी, बहुत अच्छी बात है। लोगों को ये भय अपराधियों में बनना चाहिए, लेकिन जिस तरह से अपराध बिहार में बढ़ा है उसका अगर सिनेरियो देखेंगे तो वो और चौंकाने वाला है। 2024 में ईडीआर की रिपोर्ट जो आ रही है उसमें ये आंकड़ा सामने आया था कि बिहार में देश के सबसे ज्यादा जुवेनाइल्स के केसेस होते हैं, यानी कि किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं उनके केस सामने आ रहे हैं और वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वो अपराध में बहुत ज्यादा लीन हो रहे हैं। तो वो अपराध में क्यों शामिल हो रहे हैं? क्या इसके लिए कोई जड़ पर कुछ काम हो रहा है? लेकिन बड़ी बड़ी बातें नहीं सम्राट चौधरी साहब। अब आपको बिहार में वो बाहर का आपने एक मैसेज दिया है कि आप बिहार में बाहर लाएंगे, तो ये बाहर ऐसे तो नहीं लगती कि ऐसे आई। आप नीतियां बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप नीतियों के साथ उस तंत्र को भी सुदृढ़ करें और साम दाम दंड भेद लगा के जो भी है बिहार के उस तंत्र को मजबूत करना ज्यादा होगा जो आम आदमी से कनेक्ट करता है। उस तंत्र को मजबूत करना बहुत जरूरी हो जाता है जो लोगों की सुरक्षा की दावे करता है, लेकिन वो लोगों की जान के लिए इस तरह की आफत खड़ी कर दे, वो थोड़ा संकटजनक है। हाँ, देखिए हर तरह की बात होती है। आपके भी जो आपने जो अपना पक्ष रखा वो भी है, और साथ ही देखिए अब इन्होंने कहा कि भाई बंगाल में दादा बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में बाबा बैठे हैं, झारखंड में कौन बैठा है? झारखंड की सीमा भी तो लग रही है बिहार से, तो झारखंड में जी, तो बिल्कुल हेमंत बिल्कुल। सोरेन, वहां तो आपके पक्ष वाली सरकार है नहीं, तो केवल नेपाल का ही रास्ता थोड़ी है। रास्ते तो बहुत ढेर सारे हैं, और अपराधी अगर रास्ता ढूंढने पे आ जाए तो रास्ते तो ढेर सारे निकल आते हैं। इसलिए ये एक तरीके से जुमलेबाजी भी हो सकती है कि भाई पश्चिम बंगाल में दादा बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में बाबा बैठे हैं, यहाँ मैं बैठा हूँ, सम्राट बैठा है। तो एक तरीके से सियासी संदेश देने की कोशिश है कि भाई हम लोग जो क्राइम के खिलाफ जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति लेके आ रहे हैं। लेकिन अब आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि भाई अपराध बढ़ रहे हैं। अब पक्ष ये भी आता है कि अपराध बढ़ रहे हैं या अपराध दर्ज हो रहे हैं ज्यादा, ये भी मायने रखता है। कि हो सकता है कि पहले के समय में चाहे वो जंगल राज की बात कर लें या बाद के दिनों में बात कर लें, तो
उस वक्त हो सकता था कि भाई अपराध को कम दिखाने के लिए अपराध दर्ज ही ना होता हो। अब सम्राट चौधरी जो है एक्टिव हुए हैं तो कह रहे हैं कि हर अपराध जो भी आता है थाने पर उसका एफआईआर दर्ज होना चाहिए, तो उसके कारण भी अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हों। और दूसरी बात देखिए, अपराध पे अंकुश लगाने का मतलब केवल और केवल ये नहीं होना चाहिए कि ये एनकाउंटर की छूट दे रहे हैं। अपराध पे अंकुश हर तरीके से बिल्कुल लगाया जा सकता है, कानून का प्रावधान है, बिल्कुल उसके बिल्कुल। हिसाब से लगाया जा सकता है। और वहां पर ऐसा शिकंजा कसा जाना चाहिए जिससे अपराधियों में भगदड़ मचे। भाई उनकी गिरफ्तारी कीजिए, उनको पेश कीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की बात की थी सम्राट चौधरी ने, बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है। हर जिले में आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहते हैं, कई जो बड़े शहर है वहां पे दो दो तीन तीन फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात चल रही है, तो इस पर भी ट्रायल कीजिए, अपराधियों को पकड़िए और कानूनी प्रावधान के हिसाब से उस पर कार्रवाई कीजिए। हाँ, दो चार पांच मामले हो सकते हैं जो एनकाउंटर के कारण जो है वो उस पर बवाल मच रहा हो, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं एनकाउंटर के, ऐसा नहीं है कि सारा फेक होता है या सब जगह गलतफहमी की बात होती है। तो ऐसे एनकाउंटर भी हो रहे हैं जिससे अपराधियों में खौफ है, वो दहशत में है। एक दौर था जब अपराधियों के कारण आम लोग, आम जनता जो है वो दहशत में हुआ करती थी, लेकिन अब अपराधियों में खौफ है। तो इस बात की कोशिश तो जरूर की जानी चाहिए। खुली छूट देने का मतलब ये नहीं है कि पुलिस अंधाधुंध गोली चलाने लगे, जैसा कि आपने बताया कि भोजपुर में ये जो हुआ वो निहायत ही वो गलत बात है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात भी है कि भाई अपराधियों में खौफ भी होना चाहिए, क्योंकि अगर खौफ नहीं हुआ तो अपराध करने से पहले वो सोचेगा नहीं। तो शायद सम्राट चौधरी ये भी संदेश देना चाह रहे हो कि भैया अगर कोई इस तरह से अपराध करेगा, और सबसे बड़ी बात ये कि ठीक है गोली चलाता है तो गोली चलनी चाहिए। पहले होता था कि अपराधियों की तरफ से गोली चलती थी, पुलिस जो है वो गोली नहीं चलाती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उन्हें गोलियों का हिसाब देना होगा। लेकिन सम्राट चौधरी ने कह दिया कि आपको हिसाब देने की जरूरत नहीं है, अगर गोली चलती है तो आप गोली का जवाब गोली से दीजिए। लेकिन इस पर संयम बरतने की भी जरूरत है, क्योंकि अपराधियों का अंत करके आप अपराध खत्म नहीं कर सकते, आपको अपराध का अंत करना बिल्कुल पड़ेगा, आपको कानून व्यवस्था लागू बिल्कुल करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप विकास की जो है बयार बहाना चाहते हैं तो आपको कानून व्यवस्था सही करना पड़ेगा, शांति व्यवस्था लानी पड़ेगी। दहशत नहीं फैलाना है। दहशत अपराधियों तक तो ठीक है, लेकिन आम जनता, उद्योगपति जो भी लोग आएंगे आपके पास, उनके बीच में दहशत नहीं होनी चाहिए कि पता चला कि कभी आप शक के बिना पे आप उद्योगपति को गोली मार दे रहे हैं, क्योंकि एनकाउंटर में ये समझ में नहीं आता ना कि ऑन द स्पॉट आप फैसला कर रहे हैं, हो सकता है कि जिसको आप अपराधी समझ रहे हो अपराधी हो ही ना। तो कम से कम इतना समय तो दीजिए, अपराध को साबित तो कीजिए, उसके बाद फैसला कानून को करने दीजिए, कोर्ट को करने दीजिए। तो हालांकि ये संदेश एक तरीके से सही भी है, और दूसरा जो आपने कहा कि इसमें थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा सब्र की जरूरत है, नहीं तो फिर मामला और खराब हो सकता है। लेकिन क्या दीपक जी हम ऐसा समझें कि एक तरफ तो आपने जो एग्जाम्पल दिया वो भी ठीक है, लेकिन अगर वाकई कानून व्यवस्था का राज बिहार में हो जाता है, शांति व्यवस्था बहाल हो जाती है, तो ये विकास को और तेज करने में मददगार साबित होने वाली है। जी बिल्कुल। देखिए सुरजीत जी, आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि अपराधियों को खत्म करके अपराध खत्म नहीं हो सकता, अपराध को खत्म हम्म, करना होगा और अपराध को खत्म करने के लिए जो तंत्र एक चाहिए उसको मजबूत करना होगा। आप देख ही रहे होंगे कि जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है तब से एक समानांतर अर्थव्यवस्था जो है वो खड़ी हो रही है। शराब माफिया बहुत और प्रचंड तरीके से या तो बाहुबल हो या धन बल हो, उनके पास दोनों बल आ रहे हैं और बुद्धि बल हम्म, उन्हें कहीं ना कहीं से मिल ही जा रहा है। जब बुद्धि बल, बाहुबल और धन बल तीनों का संगम हो रहा है तो इस तरह की चीजों को रोक पाना सरकारों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये हम्म, देख ही रहे होंगे कि बिहार में जो शराबबंदी के लिए जो जो को तोड़ने के लिए जो प्रपंच रचे जा रहे हैं, जिस तरह से बिहार में शराब की जिस तरह से एंट्री हो रही है, आप बहुत सारे देख रहे हैं, उनमें जुवेनाइल बच्चों का भी बहुत बड़ी संख्या में इस्तेमाल हो रहा है। वो बच्चे, हम्म, अब आप कहेंगे कि भाई वो बच्चा जो था वो अपराध में इन्वॉल्व था। वो बच्चा क्या करे जिसके लिए ब्रेड एंड बटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए या जिसकी ग्रूमिंग ही एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो। आप हम्म, उन माफियाओं पे हाथ नहीं डालते हैं, आप उन बच्चों पे हाथ डालते हैं। उन बच्चों के पे एक्शन जब होता है या उनके परिवार वालों को जब पकड़ा जाता ही होता है तो कहीं ना कहीं वो पक्ष अपने आप को पीड़ित समझ लेता है कि पुलिस ने हाँ, हमारे साथ जुल्म किया और कहीं ना कहीं वहां से एक अपराध की नई धारा बहनी शुरू हो जाती है। हम्म, बिल्कुल सही बात है कि अपराधियों को खत्म करके अपराध कभी भी खत्म नहीं हो सकता। हम्म, अपराध के पूरी उस परिधि को जड़ से मिटाना होगा जिसके आसपास वो फलीभूत हो रही है।
उसके उस पूरे तंत्र को खत्म करना पड़ेगा जो उसको फलीभूत होने के लिए खाद पानी का काम करते हैं। हमारी सरकारी मिशनरी में जो लैकुनास है, जो लूप होल्स है, उन्हें पूरी तरह खत्म करना होगा। ये किसी से छिपा नहीं है। अभी पिछले दिनों ही बिहार में जो भ्रष्टाचार के बहुत से मामले आए, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोगों से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो अधिकारियों से जुड़ा हुआ मामला हो, भ्रष्टाचार रगों में बसा हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह का भ्रष्टाचार इन जो माफियाज हैं उनको सपोर्ट करता है। आखिर कैसे कैसे एक सुशासन की व्यवस्था स्थापित हो पाएगी अगर इतने प्रपंच आपके इर्द गिर्द नजर आएंगे? तो बेस यही है कि आपको सबसे पहले अपने तंत्र को इतना मजबूत कर देना होगा कि उसके आसपास कोई भी अपराध की बेल पनप ही ना पाए, और अगर बेल पनपती भी आए तो उस बेल को ऊपर से काटने के बजाय उसे जड़ से उखाड़ फेंके, और उस जमीन को भी थोड़ा सा सही कर दिए ताकि उसको कोई बीज वहां छूटे ना। लेकिन जब आपके आसपास के लोग या आपके सरकार में बैठे लोग या आपके प्रशासन में बैठे हुए, आपके सिस्टम में बैठे हुए लोग ही उस बीज को दोबारा से बो देते हैं, या कहीं ना कहीं ऊपर से काट के बता देते हैं कि हमने पूरी जड़ से उसे उखाड़ दिया है, ताकि जड़ भी रह जाती है और आधा पेड़ भी रह जाता है, वो दोबारा से फलीभूत हो जाता है। तो सुधारना क्या है? सुधारना सिस्टम है। आज अगर ये बात ये कहते हैं कि ठीक है, बंगाल में बाबा बैठे हैं, बंगाल में दादा बैठे हैं और यूपी में बाबा बैठे हैं, और आप कहीं भी जाएंगे तो आप बच नहीं पाएंगे, आपको नेपाली भागना होगा। लेकिन आप भगाने की बातें क्यों कर रहे हैं? आप उन्हें खत्म करने की बात करिए। अगर वो आदमी भाग के बंगाल चला जाता है या वो आदमी भाग के यूपी चला जाता है, तो जो इस प्रवृत्ति का, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, वो तो वहां भी वैसे ही काम करेगा। आप अपने घर का कूड़ा निकाल के बगल के देश में कूड़ा डाल देंगे तो वो वहां गंदगी फैलाएगा। लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि उस कूड़े का निस्तारण ही पूरा कर दिया जाए, उस कूड़े का एक रिसाइकिल ऐसा कर दिया जाए कि वो कूड़ा अपना जो उसका नेगेटिव इंपैक्ट है वो खत्म हो जाए और उसकी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से कहीं दूसरी जगह चैनलाइज कर दिया जाए। सरकारों को इस तरफ सोचना चाहिए। और ये जुमलेबाजी वाली जो है नेता की, मुझे बड़ा दुख है उस बच्चे का जिसने लगातार ये बोला कि अब नेता बेमतलब अपने बयान, झूठे बयान ना दे, झूठे आश्वासन ना दे। वो पीड़ित था बच्चा जो था भारत भूषण, वो मानसिक रूप से भी था, उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, और आज वो हमारे बीच नहीं। हालांकि वो भी देखिए, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, उसके पास असला कहां से आया, बहुत जांच का विषय है कि उसके पास वो पिस्टल थी या बंदूक जो थी, पुलिस अभी जांच में पूरा बताएगी, उसको लेकर पूरा करेगी उसके पास वो कहां से आई। लेकिन जब एक पीड़ित आदमी, मैंने अभी जो आपसे बात कही कि आप ऊपर की लेयर पर एक्शन नहीं लेंगे, नीचे के लोगों को छोड़ देंगे, नीचे के लोगों में अगर कोई आदमी थोड़ा सा प्रो होके आगे बढ़ता हुआ नजर आया और वो खड़ा होता हुआ नजर आएगा, तो ऐसे कैसे चुनौती देंगे? आप संगठित अपराधों को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन समाज और सिस्टम में फैली अव्यवस्थाओं से नाराज लोग अगर इस तरह का एक सरकार को या सिस्टम को चुनौती देंगे, आप उनको कैसे, सबको बाहर कर देंगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सम्राट चौधरी का बयान जो है वो अपने एक फ्रेम में, सियासी फ्रेम में वो ठीक बैठता है, वो लोगों को ताली बजाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बयान से उनको कोई निजी फायदा होने वाला है, या सही में इस बयान को सुन के बिहार का कोई बाहुबली, कोई गैंगस्टर, कोई माफिया या कोई अपराधी वो छोड़ के सही में भागने वाला है। ऐसा होता हुआ अभी तो नजर नहीं आएगा। मैं आपको किस्सा बताता हूं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुछ लोगों ने हाथ में तख्तियां लेके पुलिस के पास सरेंडर किया। अभी पीछे 1-2 दिन की खबर है, उन्होंने बोला कि हम पूर्व में गलत कामों में थे, लेकिन हमने अब ये सारी तरह की गतिविधियां छोड़ दी हैं और हम अब एक सब आदमी बन गए हैं। इसे कहते हैं डर। क्योंकि यूपी में जो है वो केवल बयानबाजी नहीं हो रही, हालांकि उसमें समय लगा है, वो एक दिन में नहीं हुआ है। योगी बाबा की सरकार को हुए 9 साल होने को आ रहे हैं, अब वो 9 साल का तंत्र है, लेकिन बिहार सरकार को भी इसी तर्ज पर अब उस तंत्र को मजबूत करना होगा जिस तंत्र से लोग डरे, रादर देन कि हम ये स्टेटमेंट दें कि आज बिहार में हमारे सम्राट चौधरी हैं, बंगाल में वो है और हरियाणा में वो है। तो इस तरह की बात कहकर चीजें नहीं होंगी, तंत्र पे काम करना होगा। और तंत्र ही ऐसी चीज है, उनका सिस्टम ऐसी चीज है जो सब चीजों को अगर चैनलाइज कर दे तो इस तरह के अपराध पर काफी कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। और कई प्रदेशों ने इस तरह का एक तंत्र बनाकर चीजों को काबू भी किया है। बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं देंगे, यूपी की बात करते हैं। यूपी में अगर हम अपराध की बात करें तो 2017 से पहले, जब पहले की सरकारें थी, तब के अपराध के अगर हम आंकड़े पे को देखें, और
ये केवल मैं आंकड़ों पे नहीं जाता हूं, क्योंकि आंकड़ों का जो एक पैरामीटर होता है वो बहुत छोटे से एक फ्रेम का होता है। मैं आम जनता की बात कहता हूं। बिहार के कई इसमें चुनावों को लेके हम भी अभी पीछे घूमे हैं, तो हमें ये लोगों से ये बातचीत में ये सुनने को मिला है कि नहीं, जो भी बात हो, सरकार के अंदर के मतभेद भले ही हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत तरह से नजर आता है, और ऐसा नजर आना चाहिए अब बिहार। हाँ, अब देखिए, अब जिस तरीके से आपने भी कही बात, और मुझे जो बात समझ में आ रही है, क्या इसको हम ये समझें कि ये सिर्फ ब्रांडिंग है सम्राट चौधरी की? क्योंकि जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी, तो एक बड़ा विरोध जो है वो आरएसएस की तरफ से हो रहा था, बड़ा विरोध बीजेपी के अंदर खाने से हो रहा था। ये जिद थी नीतीश कुमार की कि भैया अगर मुख्यमंत्री कोई बिहार बीजेपी की तरफ से बनेगा तो वो सम्राट चौधरी ही है, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है, बाकी पे भरोसा नहीं है। तो उस दौरान तमाम चुनौतियां थी सम्राट चौधरी के सामने कि वो खुद को साबित करें कि वो वाकई संघ की विचारधारा के पोषक हैं, वो बीजेपी की विचारधारा के पोषक हैं। तो अब जो इस तरह से सिर्फ ब्रांडिंग की जा रही है, लगभग वो उसी नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं जिस पर कभी सीएम योगी चलते नजर आए थे, या हेमंता विश्व शर्मा जो है वो चलते हुए नजर आए थे। यानी कि उनके सामने एक सियासी मजबूरी भी कह सकते हैं, लोकप्रिय बनने की एक कोशिश भी कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि भाई उनको अब बीजेपी और संघ की नजरों में आना है, जैसा कि सीएम योगी नजर में आए, या हेमंता आए, या फिर अभी शुभेंदु सरकार जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से उनके जो तेवर देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये सम्राट चौधरी की सिर्फ ब्रांडिंग है, और साथ ही मजबूरी भी है, सियासी मजबूरी भी है इनकी इस तरह के बयान देने की? देखिए सुजीत जी, हमारी अभी 2 दिन पहले ही बिहार भाजपा के एक बड़े सम्मानित हैं, उनसे बात हो रही थी, तो ऐसी चर्चा छिड़ी, तो उस चर्चा में ये वाली बात आई थी कि सम्राट चौधरी जो है वो भाजपा की पसंद नहीं थे। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पूर्व की डिबेट में भी किया था कि संघ चाहता था कि वो बीजेपी का कैडर, और बीजेपी खुद चाहती थी कि उनके बीच का कोई एक ऐसा कार्यकर्ता निकल कर आए। तो बहुत ज्यादा इसमें ये बात कही कि कहीं ना कहीं उसमें नीतीश कुमार का भी एक प्रेशर था कि अगर बीजेपी को बनाना है तो ये नाम जो प्रस्तावित आया वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ से आया। हालांकि आलाकमान हम्म। इसको लेके बहुत ज्यादा अंदर खाने खुश तो नहीं था, लेकिन आप जान ही रहे हैं केंद्र के अभी जो सियासी समीकरण है वो कैसे बदल सकते हैं। अगर उसमें जदयू का हस्तक्षेप थोड़ा सा इधर उधर होता है तो बहुत सारी चीजें बिगड़ भी सकती हैं। तो सम्राट चौधरी के सामने हम अपनी पूर्व की डिबेटों में और पूर्व की बातों में भी ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि सम्राट चौधरी के लिए अपने आप को स्थापित करना भी अभी एक चुनौती है। सम्राट चौधरी हम्म। बिहार के वैसे सर्वमान्य नेता नहीं है जैसे हम नीतीश कुमार को कह सकते हैं, या हम अगर विपक्ष की हम्म। बात कहें तो सही में जदयू की तरफ से अगर हम नीतीश कुमार रहे तो राजद में तेजस्वी का भी एक चेहरा इस तरह का बन रहा था कि अगर वो सीएम बनते तो उनकी एक स्वीकार्य होती। उनका बहुत बड़ा एक फॉलोइंग बेस है पार्टी के अंदर के लोगों का, अपोजिशन का भी, और भी बहुत सी जिन नेताओं की बात करें तो उनकी अपनी अपनी पार्टी में स्वीकार्यता है और लोगों के बीच भी स्वीकार्यता है। लेकिन अगर हम सम्राट चौधरी की बात करते हैं तो सम्राट चौधरी भले ही वो उनका एक लंबा करियर हो गया हो सियासत में, लेकिन वो एक ऐसा चेहरा बनकर बिहार में कभी भी नहीं रहे जो हमेशा सीएम के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा। उन्हें हम्म। डेप्टी सीएम जब पिछली बार बनाया गया था तो उस पर भी ये बात थी कि ठीक है वो जो जातिगत राजनीति के एक समीकरण को साधने के लिए, और ये जब से चलन आया है दो दो डेप्टी सीएम वाला, तो उसमें साधने के लिए सरकारों को इजी हो जाता है। खासकर गठबंधन की राजनीति में ये बहुत इजी हो जाता है कि सभी दलों को संतुष्ट किया जा सके, सबके एक एक प्रतिनिधि को लेकर डेप्टी में रखा जाए। पहले बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी के 2 डेप्यूटी थे, अब मुख्यमंत्री अगर सम्राट चौधरी हैं तो इस समय जेडीयू के 2 डेप्यूटी हैं। तो इस तरह की व्यवस्था थी, और सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं जो प्रस्तावित हुए वो नीतीश कुमार की तरह से। तो सम्राट चौधरी के सामने भी ये बहुत बड़ी एक आपने सही बात करी कि उन्हें खुद को भी स्थापित करना है बिहार की राजनीति में, क्योंकि इनको जब से बुलडोजर बाबा कहा गया, इनके बुलडोजर बाबा कहने के साथ ही ये अपनी छवि को भी ग्रूमिंग करने के मोड में लगातार है। और देखिए उनमें खामी नहीं, ऐसे में ऐसा खामी नहीं बोलूंगा, वो एक अच्छे प्रशासक के तौर पर बातें कहते हुए करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी समझना होगा कि सिर्फ सियासी बयानों से सरकारें नहीं चलती, सियासी बयानों से तंत्र नहीं सुधरता, उसके लिए ग्राउंड पे बहुत कड़े एक्शन लेने होंगे। आपको कई लोगों की नाराजगी भी स्वीकार करनी होगी, और आपको एक मिशन के तौर पर अगर एक व्यवस्था बनानी है तो उस व्यवस्था को बनाने के लिए जो भी इफेंट बट है उन्हें दरकिनार करते आपको उस और आगे बढ़ना होगा। आपको अपना एक सिस्टम जो है
आपके लगातार ये बात कही गई है कि जो हम भी इस बात को कहते रहे कि जो सुशासन कहा गया, नीतीश बाबू का जो सुशासन कहा गया, वो 2010 तक तो मुझे नजर आता है। उसके बाद मुझे सुशासन उस अवस्था में तो नजर नहीं आया। आप भ्रष्टाचार के केस देखेंगे तो भले ही वो बड़े भ्रष्टाचार नहीं थे, वो खुलकर तब भी अब नजर आ रहे हैं। अभी ये ऋषि श्री वाला ही आप मामला देखें, ब्यूरोक्रेसी, एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी पर बहुत बड़ा दाव लगने जा रहा है। देखिए कुछ नाम तो सामने आ गए हैं, हम पहले की भी अपनी रिपोर्ट में कह चुके हैं। अभी भी कई बड़े नाम और कई ऐसे नाम जो चौंकाने वाले नाम हैं, वो चौंकाने वाले नाम इस पूरे प्रक्रिया में शामिल है, इस भ्रष्टाचार की प्रक्रिया में शामिल है। अब कितनों को बचाया जाएगा और कितनों की बलि जाएगी, ये तो समय समय पे आप देखते रहेंगे। लेकिन वो सुशासन वाला जो टैग था, अब उसे हटाकर दोबारा से एक व्यवस्था में लाना, ये अभी समय लगेगा। तो सम्राट चौधरी को थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को ऐसा करना होगा कि अपने स्टेटमेंट से ज्यादा पहले अपने ग्राउंड नेटवर्किंग पे, ग्राउंड ग्रूमिंग पे, इस पर वर्क करना चाहिए। और अपनी पुलिस से लेके सब में, प्लानिंग में लेके, देखिए एक छोटी सी और वो बताऊं कि अभी एक दूसरी किस्त दोबारा से जारी कर रहे हैं ये लोग, 20-20 हजार रुपए की, जो जीविका दीदी वाली है, वो 20 लाख लोगों को दी जाएगी। सरकारों का सबसे बड़ा दंश ये हो गया है, वो फ्री बीज के चक्कर में सुर्खियां तो बटोर रहे हैं, लेकिन फिर वो पैसा देखने के लिए कभी वो आरबीआई के पास, कभी वो केंद्र सरकार के पास, कभी वो विश्व बैंक की जो अलग अलग परियोजनाओं के तहत जो व्यवस्थाएं, उससे तो ये पैसा जुटा रहे हैं। ऐसे सरकारें नहीं चल पाएंगी और बिहार तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। इनको एक तंत्र बनाना होगा, एक मजबूत तंत्र बनाना होगा और बिहार के लोगों को भी इसमें कोऑर्डिनेट करना होगा, उन्हें अपना सहयोग करना होगा। फ्रीबीज के चक्कर में आप 20-20 हजार रुपए ले लेंगे, सबको जाएगा, लेकिन क्या आपका वो बिहार बन पाएगा जिस बिहार के आप सपने देख रहे हैं, या आपकी आने वाली जनरेशन कुछ ऐसा सोच रही कि ऐसा होना चाहिए? और ऐसा नहीं होगा तो फिर माइग्रेशन किस और होगा? माइग्रेशन फिर दूसरे शहरों की ओर, दूसरे राज्यों की ओर। ठीक है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के ये बात कही जा सकती है कि सम्राट चौधरी भले ही लोक लुभावने वादे कर रहे हैं या ये चेतावनी दे करके एक संदेश देना चाहते हैं कि मैं बड़ा सख्त प्रशासक हूँ, लेकिन इसके पीछे उनकी थोड़ी सियासी मजबूरी भी है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर अपराध के खिलाफ वो बड़ा अभियान चलाना चाहते हैं, अपराध के खिलाफ नहीं, अपराध के खिलाफ अगर बड़ा अभियान चलाना चाहते हैं तो उसका फायदा तो आज न कल बिहार को होने ही वाला है। और जाहिर सी बात है, जब विकास की बात करते हैं तो जहां पर जिस राज्य में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, जिस राज्य में शांति व्यवस्था अच्छी तरीके से बहाल है, वहीं पर हम विकास की इबारत भी लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भले ही ये लोक लुभावना वादा लगे, लोक लुभावनी चेतावनी लगे और इनका एक सख्त प्रशासक के रूप में एक इमेज बिल्डिंग की भी कवायद हो सकती है ये, लेकिन कहते हैं कि दाग अगर उससे कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में इस चेतावनी का और इस तरह से जो काम करने की जो कार्यशैली है उससे बिहार को कितना फायदा होता है, क्योंकि सबसे अहम यही है। तो आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सुरजीत जी।